एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब सेजिन चाकू लेकर आ गई थी और कहती है क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। दोयंग कहता है बात करना, हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपने हाथ में चाकू क्यों पकड़ा हुआ, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। ये सब करने के बजाय तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए सेजिन। देखो तो मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तुम कितनी ज्यादा बदल गई हो। मेरे पास वापस आ जाओ और स्मोकिंग भी करना छोड़ दो। सेजिन कहती है मेरे हाथ में इस वक्त चाकू है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। दोयंग कहता है तो क्या तुम मुझे चाकू मार दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जाने दिया था और छोड़ दिया था। अगर इसी कारण की वजह से तुम मुझे चाकू मार रही हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तभी सेजिन कहती है तुमने कांग्यून के साथ ऐसा क्यों करा। दोयंग कहता है तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। सेजिन कहती है क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र है। तुमने कहा कि तुम्हें पछतावा हो रहा है कि वो मरा नहीं और देखकर लगता है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। दोयंग कहता है कि सिर्फ फोटो को देखकर तुम्हें गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं सेजिन। कांग्यून तो बहुत अनलक्की था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। सेजिन कहती है क्या कहा एक्सीडेंट, मैंने तो नहीं कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब सच में तुम्ही ने कांग्यून के साथ ऐसा करा। तभी दोयंग कहता है सेजिन तुम जानती हो ना कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आसानी से मर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत पर कोई भी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि जब तक के प्रोटैगनिस्ट जिंदा है तब तक के लिए सब कुछ ठीक है। सेजिन कहती है क्या तुम कांग्यून को एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुम्हारा मतलब प्रोटैगनिस्ट के अलावा सब लोगों को गायब हो जाना चाहिए। तभी दोयंग बात बदलते हुए कहता है वैसे सेजिन तुमने डिनर तो नहीं करा होगा ना, तो अभी के लिए फालतू बकवास बंद करते हैं और साथ में बैठकर वाइन पीते हैं। लेकिन तभी सेजिन उस ग्लास को फेंक देती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और सामान को फेंकते हुए सोचती है तुम हमेशा से ऐसे थे, खुद को नॉवल का प्रोटैगनिस्ट समझते थे, कोई गॉड समझते थे। फिर वो दोयंग से कहती है तुम गॉड नहीं हो, ये कोई फिक्शनल दुनिया नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। दोयंग कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो सेजिन, कांग्यून को चोट लग गई तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तभी सेजिन कहती तुम जानते हो आज ही मुझे ये बात रियलाइज हुई। जब मुझे ऐसा लगा कि कांग्यून मरने वाला है तो मैं अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी। इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाई। मुझसे नफरत मत करना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम्ही ने मुझे ऐसा बनाया है। अब बहुत देर हो गई है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहती। तभी दोयंग उसके पास आकर कहता है क्या कहा, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। वो उसे धक्का मार देता है और सेजिन का चाकू भी गिर जाता है। दोयंग कहता है कि सेजिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। सेजिन कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहा था, तो क्या तुमने ऐसा सोचा था कि तुम मुझे दूर भेजोगे तो मैं तुम्हारे पास आने की भीख मांगूंगी। माफ करना लेकिन मैं सीरियस हूँ, ये सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं, अब तुम मुझे बहुत ज्यादा भयानक लगते हो। दोयंग उसका गला दबाने लगता है और कहता है सेजिन तुम तो झूठ बोलने में काफी माहिर हो। तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है और तभी सेजिन चाकू उठाती है और खुद पर चला लेती है। बाहर से पुलिस कहती है कि क्या अंदर कोई है, क्योंकि हमें असॉल्ट की रिपोर्ट मिली है, हमें पता है अंदर कोई ना कोई है, इसलिए प्लीज दरवाजा खोलिए। फिर सेजिन दोयंग से कहती है तुम बिल्कुल सही थे, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही सरवाइव करेगा। देखते हैं उसने खुद को कट मार लिया था और कहती है इसलिए अब से तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो। बाहर से पुलिस फिर से कहती है कि प्लीज दरवाजा खोलिए वरना हमें मजबूरन तोड़ना पड़ेगा। दोयंग सेजिन से कहने लगता है सेजिन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो फिर सीधा मुझसे बात करो। कांग्यून और पुलिस को हमारे मामले में घुसेड़ना ये अच्छी बात नहीं है। सेजिन सोचने लगती है अब मुझे समझ आ रहा है दोयंग के साथ रिश्ता बनाए रखना एक ही जगह पर दौड़ने की तरह है। मुझे लिस्ट के बारे में पता चल गया, अभी के लिए बस इतना ही काफी है। फिर वो दोयंग से कहती है कि जब तक कि मैं ये नहीं करूंगी तब तक कि मुझे लगा तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि ये सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस आखिरी बार वार्निंग देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेजिन आती है और उन लोगों से चिल्ला कर कहती है प्लीज मेरी मदद करिए। फिर ऑफिसर उसे चादर उड़ाती है और कहती है सबसे पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। सेजिन कहती है प्लीज क्या मैं बता सकती हूँ कि मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है। दूसरा ऑफिसर आकर दोयंग से कहता है कि सर क्या आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल सकते हैं। फिर वो दोयंग को ले जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले दोयंग सेजिन की तरफ घूर कर देखता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं पुलिस स्टेशन में दोयंग बैठा जोर जोर से हंस रहा था और सोच रहा था अच्छा जब सेजिन गुस्सा होती है तो ऐसी दिखती है। काफी समय
बाद मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिली है, मैं अभी लिखना चाहता हूँ। तभी सेक्रेटरी आहान आकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा यंग मास्टर कि मुझे देर हो गई। दोयंग कहता है सेजिन के बारे में बताओ। आहान कहता है कि ये मैंने कंफर्म कर लिया है कि उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रही है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया आप सेजिन के साथ सब कुछ खत्म कर ले। आपके फादर ने इसलिए इग्नोर करा था क्योंकि उन्हें लगा था ये बस नॉर्मल सा रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है अगर इस बारे में असेंबली मैन को पता चल गया तो। तभी दोयंग कहता है कि आहान तुम्हें पता है ना कि मैं तुम पर कितना ज्यादा निर्भर हूँ, इसीलिए मैं फिर से ये मामला तुम पर छोड़ता हूँ कि फादर को इस बारे में ना पता चले। फिर नेक्स्ट सीन देखते सेजिन हॉस्पिटल में थी और नर्स उससे कह रही थी हमने आपकी ड्रेसिंग कर दी है, बस ध्यान रखिएगा कि वो इन्फेक्टेड ना हो। और जो आपके कपड़े हैं पुलिस ने कहा है कि वो सबूत के तौर पर उनको ले गई है। फिर वो जाकर उस ऑफिसर को भी बता देती है कि पार्क सेजिन की ट्रीटमेंट हो गई है। मौका देकर सेजिन वहाँ से भागने लगती है और सोचती है कि पता नहीं सर्जरी कैसी हो गई होगी, कांग्यून बिल्कुल ठीक रहना। वो आईसीयू के बाहर पहुँचती है लेकिन वहाँ पर सर्जरी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। फिर वो वहाँ की वर्कर से कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं पेशेंट था जिसका नाम कांग्यून था, उसकी यहाँ पर सर्जरी हो रही थी, वो कहाँ पर है? वर्कर कहती है क्या तुम उसकी गार्डियन हो? अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सेजिन कहती है मैं उसकी दोस्त, तुम बस इतना बता दिए कि वो जिंदा है। तभी वहाँ पर कांग्यून के ग्रैंडफादर आकर कहते हैं क्या तुम कांग्यून को ढूंढ रही हो? फिर वो उसे रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कांग्यून की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। अच्छी बात है कि वहाँ आसपास काफी लोग थे कि उन लोग जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले आए। फिक्र मत करो, ये बेवकूफ लड़का बस सो रहा है, जल्दी ही उठ जाएगा। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा कांग्यून के साथ क्या रिश्ता है? लेकिन तभी सेजिन जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कांग्यून बच गया। उसे ऐसे देखकर ग्रैंडपा भी मुस्कुराने लगती, यानी कोई तो है जो कि कांग्यून के साथ खड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं ग्रैंडपा वहाँ से चले गए थे। सेजिन कांग्यून से कह रही थी तुम्हें पता है मैंने दोयंग को अच्छे से मजा चखाया, क्या तुम जानना नहीं चाहते मैंने दोयंग के साथ क्या करा? अगर तुम खुद देखते ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता। नहीं, मुझे लगता है तुम मुझे डांटते कि मैंने खुद को दोबारा से चोट क्यों पहुंचाई। अगर तुम जानना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से उठ जाओ और तुम्हारा शुक्रिया जिंदा रहने के लिए। देखते देखते सुबह हो जाती है। सेजिन वहीं पर सो गई थी, वो सोते में भी बस कांग्यून का नाम ले रही थी। देखते हैं कांग्यून को होश आ गया था। वो कहता है मेरा नाम लेना बंद करो, ऐसे तो मैं अपना ही नाम भूल जाऊंगा। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं कांग्यून सपना देख रहा था और सोच रहा था कि एक्सीडेंट के बाद मैंने कुछ देर के लिए एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मेरी छोटी बहन मुझसे मिलने के लिए आई थी। कांग्यून कहता है सियोयुन क्या ये सच में तुम ही हो? बताओ उस दिन आखिर क्या हुआ था? आखिर उस गधे दोयंग ने तुम्हारे साथ क्या करा? तभी सियोयुन कहती है भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें गलत समझा गया, ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन ऐसी जगह पर दोबारा मत आना। अभी तुम्हारा यहाँ पर आने का वक्त नहीं हुआ है, हम लोग फ्यूचर में मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अभी के लिए तुम उस इंसान के पास वापस जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी अचानक से कांग्यून की आँख खुल जाती है। वो बगल में देखता है तो वहाँ पर सेजिन सो रही थी। सेजिन सोते में उसका नाम ले रही थी। कांग्यून कहता है मेरा नाम लेना बंद करो, ऐसे तो मैं अपना ही नाम भूल जाऊंगा। वो उसके बालों को पीछे करने लगता है। सेजिन भी सोकर उठ जाती है। वो कांग्यून को होश में देखती है तो चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने लगती है। कांग्यून खिड़की के बाहर एक तितली को देखता है और सोचता है क्या तुमने मुझे बचाया सियोयुन? तभी डॉक्टर वहाँ पर आके बताते हैं काफी सरप्राइज की बात है क्योंकि मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में तो बहुत सीरियस चोट लग जाती है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हो। तभी ग्रैंडपा कांग्यून के सर पर एक जोर का घूंसा लगाते हैं और कहते हैं बेवकूफ लड़के, मैंने तुमसे कहा था ना कि मोटरसाइकिल मत चलाना। मैंने तुमसे कहा था कि खेतों में आकर मेरे साथ हाथ बटाओ, लेकिन तुम तो डिलीवरी करने लगे। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी ट्रैफिक एक्सीडेंट में खो दिया था, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी खो दूं। कांग्यून सोचने लगता है शायद मुझे दोबारा से बेहोश हो जाना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं सीरियसली बुढ़ापे में तुम्हारी वजह से मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। कांग्यून कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस ड्राइवर ने तुम्हारा एक्सीडेंट करा उसने कहा उसने जानबूझकर नहीं करा, लेकिन मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करवाने वाला हूँ। तभी कांग्यून कहता है ग्रैंडपा मैं सियोयुन का बदला लेने वाला हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता हूँ। जब तुम जेल से बाहर आए थे तो मैंने उस फैमिली के साथ सब कुछ सुलझा लिया था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ उस फैमिली के साथ दोबारा बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो। कांग्यून कहता है जैसा कि आपने कहा था मैं अब तक खुद को रोकता रहा था ग्रैंडपा। सच कहूँ तो मैं बहुत पहले उसे जान से मार देना
लेना चाहता था, लेकिन मैं आपके खातिर रुक गया, लेकिन मैं और नहीं रुक सकता। मैं बेवकूफ़ों की तरह बैठकर उसे जो मर्जी हो वो नहीं करने दे सकता। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सेजिन कांग्योन के घर पर थी और अंडरवेयर हाथ में लेकर सोचती है क्या उसकी पसंद ऐसी है। फिर पहले का सीन देखते हैं, कांग्योन ने उससे कहा था क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ। फिर वो बहुत हिचकिचाते हुए कहता है क्या तुम मेरे घर जाकर मेरी अंडरवेयर ला सकती हो। फिर प्रेजेंट में सेजिन कहती है सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो बिल्ली भी आ जाती है। सेजिन कहती है क्या तुम्हारा पेट अच्छे से भर गया? तुम्हारे मालिक को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम कैसी होगी। और सेजिन सोचने लगती है इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं दोबारा किसी को नहीं खो सकती। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो कांग्योन को फोटो दिखाकर कहती ये रहा प्रूफ, मैंने उसे खाना खिला दिया है। कांग्योन कहता है क्या वो मुझे रिजेक्ट करती रहती थी और तुम्हारे साथ तो बहुत घुल मिल गई। सेजिन कहती है तो तुम्हें शुरुआत से उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। कांग्योन कहता है ठहरा तो वो बिल्ला ही ना जिसे लड़कियां पसंद है। सेजिन कहती है अभी तक उसका नाम नहीं है ना, कैसा रहेगा हम उससे बारिश के दिन मिले थे तो उसका नाम म्यू रखे। कांग्योन कहता है कि म्यू रखो चाहे कुछ और रखो, मुझे उस बेवकूफ से कोई लेना देना नहीं। सेजिन कहती है प्लीज उसके बारे में ऐसा तो मत कहो। तभी कांग्योन कहता है कि ये सारा एक्सीडेंट दोयांग ने कराया है ना, कितनी शर्म की बात है, मैंने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और देखो मेरा खुद ही का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तभी सेजिन कहती है कांग्योन क्या तुम अभी भी इस बारे में क्यूरियस हो? दोयांग के एक्सप्रेशन क्या होंगे जब उसकी कोई चीज छीन ली जाए तो? कांग्योन कहता है उस वक्त जो मैंने तुमसे कहा था मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। तभी सेजिन कहती है कि मैंने दोयांग के साथ ब्रेकअप कर लिया है और ऐसा करके मैंने उसके खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया है। कांग्योन कहता है क्या तुम्हें दोबारा से चोट लग गई? ये मत कहना कि ये दोयांग ने करा है। सेजिन कहती है नहीं मैंने खुद करा है, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर कांग्योन ब्लश करने लगता है और कहता है कि क्या कहा? सेजिन कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ क्या तुम मुझे डेट करोगे, क्योंकि मैंने पहली बार दोयांग को ऐसा चेहरा बनाते हुए देखा है। क्या तुम दोयांग का वो चेहरा खुद से नहीं देखना चाहते हो? कांग्योन कहता है क्या तुम सच में इस बारे में सीरियस हो? लेकिन क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिलेशनशिप में हमें अलग चीजें भी करनी पड़ती हैं, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगी? दूसरी तरफ दोयांग को देखते जो हॉस्पिटल पहुंच गया था और सेजिन के कमरे के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ से आहान कहता है लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा आप कांग्योन से ना उलझे, अगर असेंबलीमैन को पता चला तो? दोयांग कहता फिक्र मत करो मैं ये सब कुछ खुद संभाल लूंगा। फिर वो रूम के बाहर जाकर जब अंदर देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर पहले देखते सेजिन कहती है हैंडल करने से तुम्हारा क्या मतलब है? कांग्योन कहता है अगर हम डेट करने वाले हैं तो अच्छे से करते हैं, तो क्या तुम हैंडल कर पाओगी? तभी कांग्योन को कुछ आवाज आती है और वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने अभी दोयांग की आवाज सुनी। सेजिन सोचने लगती है दोयांग तो सच में वो यहाँ पर आ गया। फिर वो कांग्योन से कहती है कि क्या हो अगर मैं सच में ये हैंडल कर पाऊँ तो? इससे पहले वो कुछ समझ पाता सेजिन उसे किस कर लेती है और यही देखकर दोयांग बहुत हैरान हो गया था, लेकिन देखकर नहीं लग रहा था सेजिन दोयांग को दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रही है। और दोयांग सोचने लगता है सेजिन तुम उसे किस कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सेजिन कहती है मुझे लगता है कि वो चला गया। दोनों लोग बहुत ज्यादा शर्माने लगते। कांग्योन कहता है तुम्हें पता है ना ये सिर्फ दोयांग को दिखाने के लिए करा है। सेजिन कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। फिर वो बाहर आकर सोचने लगती है सेजिन खुद को संभालो, ये सिर्फ तुम एक्टिंग कर रही हो। लेकिन ऐसा करने के बाद मैं कांग्योन की आंखों में दोबारा कैसे देखूंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी एक हाथ आकर उसे पकड़कर ले जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि दोयांग था। सेजिन कहती है तो तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? दोयांग कहता है सेजिन तुम्हें पता था मैं वहाँ पर हूँ, उसके बावजूद तुमने कांग्योन के साथ ऐसा करा। सेजिन कहती है मुझे अंदाजा था लेकिन तुम तो जेल से काफी जल्दी बाहर आ गए। दोयांग कहता है सेजिन जो तुम इस वक्त कर रही हो वो चीटिंग है। तभी सेजिन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम लोग डेट कर रहे हैं? हमारी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब अगर एक तरफ से ब्रेकअप यानी कि रिश्ता खत्म। लेकिन दोयांग जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। सेजिन कहती है मुझसे दूर हटो। फिर वो दोयांग से कहती है ये काफी अलग है क्योंकि कांग्योन को किस करके मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तभी दोयांग का फोन आने लगता है और वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं पुलिस बुला लूं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो घर आता है तो उसके फादर उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुमने वायलेंस का इस्तेमाल किया, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें पता है ना अगर एक भी आर्टिकल बाहर आया तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी
भी नहीं बदले। तुम जैसे बेकार कचरे को मुझे पहले ही फेंक देना चाहिए था। तुम्हें राइटिंग करने देना और डेटिंग करने देना ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं तुम्हारी शादी ऐसी लड़की के साथ कराऊंगा जो हमारी ही स्टेटस की हो। तभी वहाँ पर योंगजी आकर कहती, कैसे हैं आप असेंबली मैन, मेरा मतलब फादर। दोयंग कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आपने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया। उसके फादर कहते हैं, मैं ऐसे इंसान से ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता था जिसने कि ये सब कुछ मुश्किलें पैदा करी हैं। तुम्हें योंगजी के फादर का शुक्रिया करना चाहिए। अगर वो आर्टिकल को ब्लॉक ना करवाते तो तुम तबाह हो चुके होते। योंगजी कहती है, आप ऐसा मत कहिए फादर, मैं बस दोयंग को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। दोयंग के फादर कहते हैं, तो तुम दोनों बात करो, मैं जाकर आराम करता हूँ। फिर वो लोग बैल्कनी में आते हो। दोयंग कहता है कि योंगजी तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। योंगजी कहती है कि मैं वैसा कर रही हूँ जैसा तुमने सुना, असेंबली मैन का बेटा किसी और लड़की से चिपका हुआ था, अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी शादी करवाई जा रही है। लेकिन ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की को छोड़ दो, ये सब कुछ उस लड़की सेजिन की वजह से हुआ है। मैं समझ सकती हूँ दोयंग, उस पागल लड़की को कोई भी संभाल नहीं सकता। तुम इस बात को मानना नहीं चाहते, लेकिन सेजिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बताओ तुम मेरे फादर से कब मिलने वाले हो? सच कहो तो हमें डेट करने की जरूरत नहीं, बेहतर रहेगा कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। फिर हमारा नया घर कौन सा होने वाला है? मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत शांति हो। लेकिन तभी दोयंग को याद आता है कि सेजिन कैसे कांगे उनको किस कर रही थी, और वो योंगजी से कहता है, अपना कटर जैसा मुंह बंद करो। वो योंगजी का मुंह इतनी जोर से दबा रहा था कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। फिर वो योंगजी को छोड़ देता है और वो बहुत ज्यादा खांसने लगती है और सोचने लगती है, तुम्हें क्या हो गया दोयंग, तुम अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? फिर नेक्स्ट सीन में ताइमिन को देखते हैं जो बैठा सोच रहा था, यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस फोन को ले तो आया हूँ, लेकिन क्या मुझे ये फोन नहीं लाना चाहिए था? तभी उसके पास योंगजी का फोन आने लगता है। वो फोन उठाता है तो योंगजी कहती है, ताइमिन के बच्चे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता भी है अभी क्या हुआ है? मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ, लगता है मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आओ। ताइमिन कहता है, मैं नहीं आऊंगा, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? योंगजी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बस अभी मरने वाली थी। ताइमिन कहता है, तो मेरा क्या लेना देना, ऐसा थोड़ी ना है कि हम डेट कर रहे हैं। योंगजी कहती है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? ताइमिन कहता है, हाँ सही कहा, मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। योंगजी कहती है, क्या? इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे आने के लिए कहा है तो यहाँ पर आओ। ताइमिन कहता है, योंगजी ऐसा करना बंद करो, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। योंगजी कहती है, आखिर तुमने खुद को समझ कर क्या रखा है? तुम दोयंग के सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि तुम भीख मांग रहे थे। लेकिन तभी ताइमिन उसका फोन काट देता है। योंगजी को तो यकीन ही नहीं होता। फिर वो अपना फोन फेंक देती है और जोर जोर से गालियां बकने लगती है। फिर चानी को देखते हैं जो ताइमिन से बात कर रहा था और कहता है, क्या तुम दोबारा से रो रहे हो? मैंने तुम्हें इसलिए फोन दिया था ना कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही थी। खैर अभी के लिए इतनी बात काफी है, मैं फोन रख रहा हूँ। देखते हैं इस वक्त चानी के कार में उसके साथ एक लड़की भी थी। वो पूछती है, तुम किससे बात कर रहे थे? चानी कहता है, कोई नहीं, बस एक दोस्त था। वो लड़की कहती है, दोस्त? इससे याद आया तुम्हारा दोयंग नाम का भी दोस्त है ना? और वो कोई और नहीं बल्कि असेंबली मैन का बेटा है। वैसे मैंने देखा था वो पुलिस स्टेशन आया था किसी वायलेंस केस की वजह से। ये सुनकर चानी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो लड़की कहती, तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा था तुम्हारे डैड ने ये केस संभाला है। चानी सोचने लगता है, क्या अपने आप को हीरो समझने वाला दोयंग पुलिस स्टेशन गया था? नीचे दर्जे की लड़की को डेट करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया। मैं सोच रहा हूँ आखिर उस वक्त दोयंग ने कैसा चेहरा बनाया होगा। नेक्स्ट सीन में वो कन्वीनियंस स्टोर देखते हैं जहाँ पर इस वक्त सेजिन काम कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर सेजिन काफी हैरान हो जाती है।